केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको आप अच्छे से समझोगे तो बहुत इजीली आपको आ जाएगा, क्रैमिंग की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर आप लिखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी फर्दर। फर्स्टली आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कैसे कि जब भी मेटल यानी कि रिएक्ट करेगा या फिर हम एक मेटल को जला दे, बर्न कर दे, कहाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में या फिर एयर के अंदर अगर हम जला दे तो क्या होगा। हमने एक एग्जांपल लिया मेटल का, हमने मैग्नीशियम को जला दिया एयर में, तो वहाँ से वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि जब भी आप मेटल को बर्न कर देते हो ना एयर में, तो वहाँ पर एक मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाता है? मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है? हमारा मेटल है। हमने अभी भी कहा है ना, मेटल क्या होते हैं? जिसके भी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम हो, तो मैग्नीशियम है जिसमें क्या होते हैं? चार्ज से कम होते हैं। तो ये क्या है? हमारा एक मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? हमारा एक मेटल है। और जब भी हमने एयर में इसको बर्न किया तो एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जब भी हमने इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या एयर के अंदर, तो क्या हो जाता है? बर्न होने के बाद, ये बर्न होने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देता है। ऐसे ही मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा, जो कि एयर में प्रेजेंस है, तो वो फॉर्म कर देता है मेटल ऑक्साइड को। अगर आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे कि अगर आपने कॉपर को हीट किया, वो भी एक मेटल है, कहाँ पर? एयर में, तो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलके कॉपर ऑक्साइड बना देगा, जो कि ब्लैक कलर का होगा कॉपर। ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन O2 होता है। O2 कैसे होता है? अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन के लिए तो O क्यों नहीं होता, खाली O सिंबल क्यों नहीं यूज़ करते? O2 इसलिए करते हैं, ये एक डाई एटोमिक मोलिक्यूल है। देखो कैसे डाई एटोमिक मोलिक्यूल कैसे है ये। अब आपके पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, और इसके पास कितने होते हैं आटोमो शेल में? इलेक्ट्रॉन 7, 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्या करता है? 7 है ना इसके पास। एक दोबारा से देखो कि जो ये ऑक्सीजन है, इसके आटोमो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इनका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें क्या चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए इनके ऑक्टेट में। इसके पास तो एक कम है, तो ये शेयर करता है एक दूसरे ऑक्सीजन से। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से शेयर कर लेता है। और कितने शेयर करने के बाद ये क्या बन गया? O2 मॉलिक्यूल। इस वजह से जो O2 होता है वो हमारा क्या होता है? डाई एटोमिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया? हमारा O2। ठीक है, कॉपर के लिए हमने क्या लिया है? जब कॉपर मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड। अब आप कहोगे कि कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? कॉपर की वैलेंसी होती है +2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। चार्ज से चार्ज कैंसिल, तो क्या हुआ? CuO। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या हो गया? CuO। आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है? सिमिलरली जैसे यहाँ पर कॉपर रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। देखो, हमने यहाँ पर हम सिर्फ एक फॉर्म कर रहे हैं, बैलेंसिंग भी करनी होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ साथ में। जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये एक मेटल है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ जब इन्होंने रिएक्ट किया तो ये बनाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3। ठीक है, और ऑक्सीजन की क्या होती है? 2। क्रॉस हो जाता है यहाँ पर, तो क्या बन गया? Al2O3। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है। तो आप बैलेंसिंग कैसे करोगे? अभी आपको बता देती हूँ। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? नहीं, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। वो बैलेंस करने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जो हमने निकाली है वो इक्वेशन आप लिख दो यहाँ पर। जो भी अभी हमने निकाला है, यहाँ पर फाइंड आउट किया है, फॉर्मूलेस निकाले हैं। एल्यूमिनियम प्लस O2 और Al2O3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? यहाँ पर तो एल्यूमिनियम आपको कितने देखने को मिल रहे हैं? 1। और यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और यहाँ कितने हैं? 3। ठीक है, अगर हम हमारे यहाँ पर क्या एल्यूमिनियम 2, अगर यहाँ 2 लगा दें, कितने हो गए? 4। हमारे एल्यूमिनियम कितने हो गए? 4। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। और यहाँ पर 3 लगा दोगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6। ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम हमारे यहाँ पर कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? 4।
अब इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। अगेन देखो, पहले आपने क्या किया, यहाँ पर एल्यूमिनियम प्लस में O2 रिएक्ट करवाए तो Al2O3 फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 3। जो भी सबसे ज़्यादा होते हैं ना, जिस भी एलिमेंट में सबसे ज़्यादा एटम होते हैं हम उसको बैलेंस करते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें, यहाँ पर अगर हम 2 लगा दें तो ये 6 हो गए, और यहाँ हम 3 लगा दें, अभी दोनों तरफ 6 हो गए। लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ कितने हो गए 4, और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं 1, तो यहाँ पर 4 लगा दो, इक्वेशन आपकी बैलेंस। देखो यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2 और एरो, ये क्या हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही आपसे आपके पास दिया गया है, एक रिएक्शन दी गई है जिसके अंदर कहा गया है कि कॉपर ऑक्साइड को, कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, उसको रिएक्ट करवाओ HCl के साथ। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है यानी कि ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का है। और आपको पता होगा, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ा होगा, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं सोल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, सोल्ट प्लस में वाटर। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्ट क्या हो जाएगा CuCl2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H2O, वाटर फॉर्म हो जाएगा। फिर आप उसको बैलेंस करके इस इक्वेशन को राइट कर लेना। तो उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब यहाँ पर जो हमने बताया था, देखो यहाँ पर जो ये कॉपर ऑक्साइड था ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा था ना, लेकिन जोन से मेटल ऑक्साइड अगर एसिडिक और बेसिक नेचर के दोनों के हो, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करे एसिड से भी और बेस से भी, और उनके बाद वो सोल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करें, उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जो क्या होंगे, जो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर को फॉर्म कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या था, बस एक एसिड और बेस मिलके वाटर और सॉल्ट को फॉर्म कर रहे थे। इसमें क्या है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एक बार एसिड के साथ और एक बार बेस के साथ। ठीक है, उसे बोलेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फिर उसके बाद आपकी रिएक्शन दी गई है, यही एक यहाँ पर क्या है, कौन से ऐसे होते हैं जो, कौन से ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी, तो वो होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखो यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको एक बार एसिड के साथ रिएक्ट करके दिखा दिया और एक बार बेस के साथ रिएक्ट करके दिखा दिया। उसके बाद कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो यहाँ पर कैसे नेचर के होते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स यहाँ पर कैसे नेचर के होते हैं, कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। जब भी आप डिसोल्व कर दोगे वाटर में तो ये अल्कालीज को फॉर्म करते हैं, एक बेस को फॉर्म करते हैं। ठीक है, अल्कालीज का मतलब क्या है यहाँ पर, बेस। जब भी आपने मेटल ऑक्साइड जैसे कि Na2O, ये एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, कैसे बना, अगर आप पूछो सोडियम ऑक्साइड अगर आप बात करोगे तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1, फिर ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो Na2O बन गया फॉर्मूला इसका, Na2O क्रॉस कर देते हैं हम इनको, तो ये क्या बन गया Na2O। तो एक मेटल ऑक्साइड अगर आप पानी में डिज़ोल्व कर देते हो, किसी वाटर में डिज़ोल्व कर देते हो ना, तो वहाँ पर वो बेस को फॉर्म करता है, वो अल्कालीज को प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही यहाँ पर आपने पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डाला तो उसने भी अल्कालीज को फॉर्म किया। तो ये जो जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनकी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग रिएक्टिविटी होती है ऑक्सीजन के टूवर्ड्स। जो पोटेशियम और सोडियम है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, अगर आप इनको ओपन में छोड़ देते हो ना तभी की तभी ये फायर को कैच कर लेते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट रखने के लिए, हैंस टू प्रोटेक्ट दैम, हमें इन्हें प्रोटेक्ट रखने के लिए, हमें यानी कि एक्सीडेंटल फायर्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिज़ोल्व करके रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो पोटेशियम है और सोडियम है ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर आप इसको ओपन में रख दोगे, खुले में रख दोगे तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो हमें इन्हीं की रिएक्शन को रोकने के लिए, इनकी यानी कि एक्सीडेंटल फायर्स ना हो जाएं, हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रख देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। उसके बाद यानी कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जो आप अगर सिर्फ सिंपल टेम्परेचर, एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मान लो, अगर आप मेटल को रख देते हो, और मेटल जो होते हैं कोई भी, जैसे मैग्नीशियम है एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो अगर वो आप मैग्नीशियम को ओपनली रख देते हो ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकती है।
आपका ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन द मेटल रिएक्ट्स विद वाटर।